दोस्तों, कहते हैं जिम्मेदारियां उम्र नहीं देखा करती और तजुर्बा किसी समय का मोहताज नहीं। अपनी इसी बात को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2016 की एक ऐसी जबरदस्त टर्किश कहानी जिसने रिलीज होते ही सिनेमा जगत में खलबली मचा दी। ये स्टोरी पुरानी परंपराएं और विद्रोह की कश्मकश के बीच फंसी एक नन्हे से लड़के की दर्दनाक दास्तां बयां करती है, जिसकी मासूमियत ने उसे टर्की का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बना दिया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए उसका नाम दर्ज हो गया। मूवी का नाम है 61 डेज और IMDb रेटिंग है 7.3। तो चलिए आखिर जानते हैं कि इस फिल्म में ऐसा क्या खास है। ये दौर था 1970 का, जब टर्की में राजनीतिक षड्यंत्र की अफरा तफरी चरम पर थी। देशभक्ति के गाने और अपने देश को दुनिया का सबसे बेहतर मुल्क बताना, ये दोनों ही चीजें यहाँ के नेताओं के लिए जुलाब की गोली का काम कर रही थी। इसी सब के बीच सिबार नाम का एक आदमी सोडा बेचकर लोगों के बीच खुशियाँ बांट रहा था। क्या बड़े और क्या बच्चे, हर कोई भरी गर्मी में उसके सोडे के ठेले का इंतजार करता था। और जैसे ही वो रोड पर चलता, उसकी दीवानगी इतनी थी कि कुछ ही घंटों में सारा का सारा माल खत्म हो जाता। ऐसे में रोजाना की तरह सिबार स्कूल के बाहर अपना ठेला लगाता है, जहाँ पर छुट्टियों के बाद बच्चों का मजमा लग जाता है। सभी उससे सोडा लेकर पी रहे थे और इसी भीड़ में एक था एडम, जो कि सोडा पीना तो चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। नेक दिल का सिबार उसके हाव भाव से समझ गया था कि आखिर ये बच्चा क्यों दुखी है और उसे मुफ्त में पीने के लिए वो सोडा दे देता है। थोड़े दिनों बाद स्कूल का समर वेकेशन शुरू हो जाता है और जाते जाते क्लास में टॉप करने की वजह से उसकी और उसकी दोस्त बेरना की हौसला अफजाई की जाती है। साथ ही साथ उन्हें यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि उनका देश सबसे महान है, पर इस महान देश का एक हिस्सा ऐसा भी था जहाँ खुशियाँ मुश्किल से ही पहुँचती थी और एडम उसी हिस्से से ताल्लुक रखता था। ये हिस्सा एक छोटे से गांव का था जहाँ पर लोग खेती किसानी करके अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करते थे। एडम के माता पिता भी किसान थे, लेकिन वो अपने बेटे के लिए अलग नजरिया रखते। उनका सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनकर उनका नाम रोशन करेगा। ऐसे में जब उन्हें मालूम पड़ता है कि एडम हमेशा की तरह क्लास में इस बार भी अच्छे नंबर लाया है, तो उसकी माँ चिल्ला चिल्लाकर खेत में मौजूद सभी गांव वालों से इस खुशी को जाहिर करती है। सिर्फ एडम के ही माता पिता नहीं, बल्कि वहाँ मौजूद सभी किसानों की दुख भरी जिंदगी में खुशी का एक ही कारण था, और वो था उनके बच्चों का भविष्य। इसीलिए अपनी परेशानियों को भूलकर वो सभी जश्न मनाने लगते हैं। सभी गांव के नजदीक एक बीच पर जाते हैं जहाँ पर सिबार अक्सर सोडा बेचने के लिए आया करता था। यहाँ उसकी मुलाकात एडम से दोबारा होती है। इस बार न केवल एडम का मन सोडा पीने का था, बल्कि उसे देने के लिए उसके पास पैसे भी थे। एडम अपना मौजूदा और पिछला सारा हिसाब किताब पूरा कर देता है। ये देखकर सिबार काफी खुश होता है। तभी वहाँ पर एडम के पिता ओस्मान भी आ जाते हैं। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि ओस्मान और सिबार अच्छे दोस्त हैं। सिबार ओस्मान से कहता है कि तुम्हारा बेटा वाकई बहुत ईमानदार है और मैं चाहता हूँ कि इसे अपने असिस्टेंट के तौर पर नौकरी पर रख लूं। लेकिन ओस्मान चाहता था कि उसका बेटा सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए सिबार को साफ साफ मना कर देता है। पर हैरत की बात ये थी कि एडम खुद भी सोडा बेचना चाहता था। अपने बचपने की वजह से वो सोडा बेचने के लिए जिद करने लगता है और खाना पीना सब कुछ त्याग देता है। उसके माता पिता उसकी हरकत से परेशान हो जाते हैं, लेकिन इकलौता बेटा होने के नाते पिता ओस्मान को उसकी बात माननी पड़ती है और अगले दिन वो उसे सिबार के यहाँ लेकर जाते हैं। एडम सिबार के यहाँ नौकरी पाकर काफी खुश हो जाता है और सिबार भी उसे सारा काम समझा देता है, जिसके बाद वो अपने काम में लग जाता है और ठेला उठाकर पूरे दिन सोडा बेचना शुरू करता है। एडम को ढेर सारा सोडा अपने साथ लेकर घूमने में काफी मजा आ रहा था, लेकिन कोई भी उससे सोडा नहीं खरीदता और आखिर में एक दुकान का मालिक उससे सोडा खरीद लेता है, लेकिन वो पैसे बाद में देने को कहता है, जिसकी वजह से एडम को खाली हाथ वहाँ से लौटना पड़ता है। वो जब ये बात सिबार को बताता है तो वो उस पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि आज उसने 1 रुपए की कमाई नहीं की थी। उल्टा प्यास लगने पर कुछ सोडे की बोतल खुद भी पी गया था, यानी कि धंधे के पहले दिन ही उसे घाटे का सौदा झेलना पड़ा। एडम को सिबार से काफी डांट सुननी पड़ी। माहौल धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था कि तभी वहाँ पर घोषणा होती है कि गांव में अगली रात सिनेमा दिखाया जाएगा। वो सभी सिनेमा के काफी शौकीन थे। सिबार ये सुनकर खुश हो जाता है और हम गांव वालों को सिनेमा हॉल में देखते हैं। यहाँ काफी भीड़ थी। सिबार एडम के साथ वहाँ पर सोडा बेचने की कोशिश कर रहा था, पर सभी के सभी लोग किसी दूसरे शख्स की दुकान पर सोडा खरीद रहे थे, जिससे उनकी कुछ खास बिक्री नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद रमजान शुरू होने वाला था।
इसीलिए मस्जिदों में मौलवी साहब सभी को रोजा खोलने की हिदायत देने लगे। यहाँ एडम अपने पिता से कहता है कि मुझे भी रोजा रखना है, लेकिन ओस्मान उसे समझाता है कि उसके लिए रोजा रखना जरूरी नहीं है। पर एडम बहुत ही जिद्दी बच्चा था, वो जो ठान लेता है फिर वो किसी की नहीं सुनता। ऐसे में माँ उसे समझाती है कि अगर उसे रोजा रखना ही है तो फिर वो बच्चों का रोजा रख सकता है और सिर्फ आधे दिन का रोजा रखकर भी ईश्वर को खुश कर सकता है। लेकिन एडम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बढ़ती गर्मी की वजह से ये जिद उस पर कितनी भारी पड़ने वाली है। कुछ ही देर बाद सिबार की दुकान पर गांव के कुछ लोग आते हैं। वो काफी कंफ्यूज थे कि जिस वक्त शाम की नमाज थी उसी वक्त टर्की का फुटबॉल मैच होना था। इसीलिए वो सभी मिलकर नमाज का समय बदलने के लिए इमाम साहब के पास जाते हैं। लेकिन नमाज का समय बदलने के लिए ऐसी अजीब ख्वाहिश इमाम साहब को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और वो इसके लिए साफ साफ मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोडा बेचते वक्त एडम अपनी दोस्त बेरना से मिलता है, जिससे कहीं न कहीं वो प्यार भी करता था। एडम उससे पूछता है कि क्या उसने रोजा रखा है, जिस पर बेरना हाँ में जवाब देती है। और ये सुनकर अब एडम के अंदर रोजा रखने की चाह और भी बढ़ जाती है। शाम होते ही एडम की हालत और भी बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था। और तभी रास्ते में पटाखे छोड़ रहे कुछ लड़कों के बीच वो चला जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। सिबार उसे सही सलामत देखकर चैन की सांस लेता है और उसकी सलामती के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा भी करने लगा था। वो उसे अब अपने बेटे की तरह पालने लगा था। वो उसको समझाता है कि वो उसका मालिक नहीं बल्कि उसके पिता के जैसा है, और ऐसे में अगर उसे कुछ भी होगा तो वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। शाम को एडम अलाबोरा नाम के एक बड़े लड़के से मिलता है, जो उसे रोजे का महत्व बताता है। और यहाँ एडम को लगने लगता है कि उसे पूरा दिन रोजा रखना चाहिए। हालांकि उसके पिता ओस्मान उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे को पूरे दिन के रोजे रखने की इजाजत नहीं होती। इसी बीच इमाम साहब आज एडम को नमाज की शुरुआत करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो सभी जल्दी से नमाज खत्म करके फुटबॉल मैच देखने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद जब एडम किसी काम के लिए बाहर निकलता है तो उसे हसन मिलता है, जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव की दीवारों पर कम्युनिज्म के नारे लिख रहे थे। और यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि कम्युनिज्म के लिए आवाज उठाना देशद्रोह से कम नहीं है, और ऐसे लोगों के पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ी रहती है। इसकी खबर लगते ही पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए आ जाती है, लेकिन तब तक हसन और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। बस एडम ही उन्हें मिलता है, पर वो उन्हें नहीं बताता कि इन सब के पीछे हसन का हाथ है। वो किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को फंसाना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से पुलिस को वहाँ से खाली हाथ जाना पड़ता है। वहीं गाँव के बड़े लोग जिस तरह रोजा रख रहे थे, एडम भी उनकी तरह रोजा रखना शुरू कर देता है, लेकिन ये बात वो किसी को भी नहीं बताता और सबसे छुप छुप कर खाना पीना त्याग देता है। उधर नास्तिक हसन इन सब चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उल्टा उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गरीबी से जूझने के बावजूद भी ये सभी लोग आखिर भूखे प्यासे क्यों रह रहे हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, मगर गांव वाले उसे ये बोलकर चुप करा देते हैं कि ये सब कुछ वो सिर्फ ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं। हसन को लगता था कि देश के धर्मगुरु धर्म की आड़ में भोली भाली जनता को बहला फुसला रहे हैं। वो नन्हे से एडम को भी उन किताबों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था, जिसमें पिछड़ों के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, ताकि समय रहते उसे समझ में आ सके कि किसी देश का विकास उसके धर्म के आधार पर नहीं बल्कि वहाँ के शिक्षित नागरिकों के बलबूते होता है। एडम, जो कि सिबार और हसन के साथ रहकर बड़ा हो रहा था, और वो दोनों उसको समाज के दो अलग हिस्से दिखा रहे थे। जहाँ सिबार से वो परंपराएं और इंसानियत के बारे में सीख रहा था, तो वहीं हसन उसे नई सोच और विद्रोह के लिए प्रेरणा दे रहा था। इसी दौरान एक रोज वो बेरना के साथ मस्जिद गया हुआ था, जहां इमाम साहब सभी को रोजा की अहमियत बताते हुए कह रहे थे कि अगर किसी ने भी गलती से अपना रोजा बीच में तोड़ दिया तो उसे सजा के तौर पर 61 दिनों का सख्त रोजा रखना पड़ता है। ये सुनकर एडम डर गया था और भूखा प्यासा पूरे दिन सोडा बेचने लगा। उधर दूसरी तरफ हसन गाँव के किसानों के बीच अपना ज्यादा से ज्यादा समय गुजारता था और अपने माता पिता से ज्यादा उन्हीं लोगों के साथ रहता था और समझाने की उन्हें कोशिश करता था कि उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जबकि हैरानी की बात तो ये थी कि खुद उसके पिता ही वहाँ के जमींदार थे, पर फिर भी वो सभी को अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उन्हें प्रताड़ित करते थे और बहुत ही कम दिहाड़ी दिया करते थे। हालांकि इन बातों से ज्यादा एडम के लिए इमाम की कही गई बातें घूमती रहती थी, जिससे बढ़ती गर्मी में वो सिबार के कहने पर सोडा बेचता रहा। और उसने सिबार को ये भी नहीं बताया था कि उसने
रोजा रखा हुआ है। इन सब के बावजूद रमजान के महीने में उनका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। दोनों गली गली सोडा बेचने जाते तो थे, मगर रोजा रखने की वजह से कोई भी उनसे खरीदारी नहीं करता था। हद तो तब हो गई जब एक दिन एक औरत ने उन्हें ये कहकर भगा दिया कि हम यहाँ सब रोजा रख रहे हैं और तुम लोग ये सब दिखाकर हमारे मन में सोडा पीने की इच्छा जगा रहे हो। उस महिला ने दोनों को ऐसी फटकार लगाई कि वो उल्टे पांव वहाँ से भागने लगा और ऐसे में सिबार की चप्पल वहीं टूट गई, जिसे बड़ी मुश्किल से एडम ने लाकर वापस दी। इसके बाद वो फिर से सोडा बेचने के लिए निकल पड़ा, जहाँ पर एडम की मुलाकात हसन और उसके जैसे कम्युनिस्ट दोस्तों से हुई। इन लोगों को एडम ने जमकर सोडा पिलाया और उन लोगों ने अपना मेलजोल भी बढ़ाया, पर सिबार नहीं चाहता था कि एडम हसन जैसे कम्युनिस्टों के संगत में आए। इसके बाद एडम सिबार के साथ बीच पर सोडा बेचने के लिए निकलता है, जहाँ पर एक परिवार छुट्टियां मनाने के लिए बैठा हुआ था। उन्हीं में मौजूद एक महिला नन्हे से एडम पर तरस खाकर उसे चाय पीने के लिए बुलाती है, लेकिन एडम इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। आखिरकार वो रोजे पर जो था, भूखे रहने की वजह से उसे कमजोरी सी लगने लगी थी। फिर भी वो कुछ नहीं खाता और पीता, ना ही वो ये बात किसी को बता सकता था। यहाँ बीच पर उसकी नजर कुछ लड़कियों पर भी जाती है जिन्होंने बेहद कम कपड़े पहने थे। इन्हें देखकर एडम ईश्वर से माफी मांगकर अपनी आंखें नीचे कर लेता है, जिससे हमें साफ साफ समझ में आ रहा था कि इस नन्ही सी उम्र में भी उसे ऊपर वाले का कितना खौफ था। और यहाँ दोस्तों, आज के युग में लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। वहीं नन्हे से एडम की सोच साफ साफ बयां कर रही थी कि आखिर उसके इरादे कितने पाक हैं, और उसे हर पल इस चीज का एहसास था कि ईश्वर की नजर उस पर है। इस दौरान उसके पास रोजा तोड़ने के कई मौके आए, यहाँ तक कि एक बूढ़ी औरत तो उसके पीछे ही पड़ गई और उसे जबरदस्ती तरबूज खिलाने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से एडम को वहाँ से दूर भागना पड़ा। शाम को ज्यादा थक जाने की वजह से सिबार एक जानने वाले की गाड़ी में लिफ्ट मांगकर वहाँ से चला जाता है और एडम को अब अकेले ही साइकिल गाड़ी चलाकर आना था। वो किसी तरह दुकान के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी जिद और पाप न करने के डर ने उसकी हालत इतनी ज्यादा खस्ता कर दी थी कि वो एक जगह जाकर बैठ गया। अब एडम से एक कदम भी चला नहीं जा रहा था और आलम कुछ ऐसा हो गया था कि उसे हेलुसिनेशन होने लगा। उसे सिबार और हसन कार्टून कैरेक्टर्स लगने लगे। तभी वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है और वो सोडा खरीदने लगते हैं। इनमें से एक आदमी एडम से हसन के बारे में पूछते हुए कहता है कि हम उसके दोस्त हैं, उससे मिलना चाहते हैं, जिस पर एडम उन्हें हसन का पता बताकर अपनी दुकान की तरफ बढ़ जाता है। दुकान पर आकर उसे मालूम पड़ता है कि सिबार ने भीषण गर्मी की वजह से अपना रोजा तोड़ दिया, लेकिन इसकी असली वजह उसकी सिगरेट की लत थी, जिसके बिना उसका बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा था। और ऐसे में वो एडम को भी समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जिंदगी में कभी सिगरेट को हाथ मत लगाना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इसी दौरान सिबार की नजर एडम के सूखे हुए मुंह पर जाती है, जिसे देखकर उसे लगने लगता है कि वो बीमार पड़ रहा है, पर एडम उसे कुछ भी नहीं बताता और हल्की फुल्की थकान का बहाना बताकर दोबारा सोडा बेचने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे बेरना मिलती है, जिससे उसे मालूम पड़ता है कि वो भी एक दिन के लिए रोजा रख रही है, और ये सुनकर वो उसे सोडा बोतल के इकट्ठा किए हुए ढक्कन दे देता है, जिसे देखकर बेरना बेहद खुश हो जाती है। लेकिन ऊपर खड़ी उसकी माँ उस कचरे के ढेर को वापस एडम को लौटाने के लिए कहती है और अपने पास बुला लेती है। यहाँ पहली बार एडम को अमीर और गरीब के बीच फर्क समझ में आता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एडम का भी बुरा हाल होने लगा। उसके सामने एक पानी का नल नजर आता है, जिसके पास वो पानी पीने आता है, जो कि हमारी इस कहानी में कम्युनिज्म के सिंबल के तौर पर दिखाया गया है। मगर उसे इमाम की बातें याद आती रही कि भेड़ बकरियों और इंसानों में यही अंतर है कि वो अपने दिमाग पर काबू करके अपनी लत से दूर रह सकते हैं। यहीं पर वो दोबारा हेलुसिनेशन की दुनिया में चला गया, जहाँ पर एक कैरेक्टर ने उसे ये भी बताने की कोशिश की कि जिंदगी का असली मतलब खुश रहना होता है। तुमने रोजा रखकर ये साबित कर दिया है कि वाकई तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और ईश्वर भी ये देख रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें पानी पी लेना चाहिए। इसके बाद तो हेलुसिनेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसे हर तरफ सिर्फ सोडा की बोतल ही नजर आने लगी। आखिरकार वो खुद को संभाल नहीं पाया और सीधे जाकर पहले एक, फिर 2 और 3-4 बोतल गटक गया। पर तभी उसे मस्जिद से अजान की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसे महसूस होता है कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है और अब इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उसे 61 दिन की सजा भुगतनी होगी। बेचारा अपनी इस नासमझी में घुटकर उसी जगह पर रोने लगता है। ज्यादा शाम हो जाने पर जब एडम दुकान पर वापस नहीं आया तो सिबार उसे ढूंढने के लिए पूरे गाँव के चक्कर लगाने लगा। वहीं किसी तरह खुद को संभालते हुए जब एडम दुकान की तरफ वापस आ रहा था तो उसे हसन को ढूंढ
रहे दोस्त दोबारा मिलते हैं और वो उससे कहते हैं कि हम पूरा दिन हसन को ढूंढते रहे लेकिन वो कहीं नहीं मिला। क्या तुम्हें पता है कि आखिर वो इस समय कहाँ होगा? जिसके बाद एडम उन्हें हसन के खेतों तक लेकर जाता है जहाँ हसन दूसरे किसानों के साथ समय गुजार रहा था। इस बीच एडम के बताए रास्ते से वो लोग हसन के पास पहुँचते हैं, पर हैरत की बात ये थी कि हसन इनमें से किसी को भी नहीं जानता था और ना ही वो उसके दोस्त हैं, बल्कि ये तो उसके दुश्मन थे जो आज उसे यहाँ मारने आए थे। उसके बाद हम यहाँ कुछ देर तक सिर्फ गोलियों की आवाजें सुनते हैं जो सारी की सारी जाकर हसन के शरीर के आर पार हो जाती है। ये देखकर एडम हसन को बचाने के लिए उसके पास भागता है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं अंकल सिबार आकर उसे वहीं रोक लेता है। हालांकि इस घटना में हसन की जान तो बच जाती है लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। एडम अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देखकर समझ जाता है कि आखिर हसन कोई विद्रोही नहीं बल्कि क्रांतिकारी था जो अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए हमेशा खड़ा रहता था। नन्हा एडम यहीं पर अब बड़ा हो चुका था और कुछ सालों बाद वो हसन की ही तरह देश का बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनता है जो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए 61 दिनों की गंभीर अनशन में बैठ गया। जो एडम कभी अपनी जिद पर पूरा दिन रोजा रख सकता था, वो अब देश की आवाम के लिए पूरे 61 दिनों तक अनशन रखने की हिम्मत करता है। ये शायद बचपन में उसके रोजा तोड़ने की सजा है जो वो खुद को दे रहा था। एडम का नाम देश के तमाम अखबारों में छप गया और वो देखते ही देखते सुर्खियों में आ गया। आखिरकार सरकार को उसके आगे घुटने टेकने पड़े और सारी मांगे मंजूर करनी पड़ी। दूसरी तरफ भूख हड़ताल पर रहने की वजह से एडम की हालत नाजुक हो गई थी, जिसके चलते सरकार उसे फौरन अस्पताल पहुंचाती है। अस्पताल के बाहर उसके माता पिता और अंकल सिबार के साथ सैकड़ों लोग उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस जंग को तो एडम जीत गया, मगर जिंदगी की लड़ाई हार जाता है। जाते जाते उसे अपने बचपन का सोडा बेचने के दिनों वाला दृश्य याद आता है। ये वो सुहाने और खुश मिजाज पल थे जब वो पढ़ाई में तेज था और फिर हसन की मौत ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया। जो रोजा एक दिन के लिए उसे किसी उम्र में भारी पड़ता था, आज उसी इच्छा शक्ति की बदौलत उसने टर्की की आवाम की आंखें खोल दी और वो जनता की आंखों का तारा बन गया। एडम के पार्थिव शरीर को देखकर पूरे देश की आंखों में आंसू आ गए। उसकी भोली भाली माँ अपने बेटे को देखकर बस यही कहती रही कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनने वाला था, आखिर ये सब कैसे हो गया। पूरा शहर एडम को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचता है और यहाँ हम देखते हैं कि उसे हसन के कहने पर उसी पानी के नल के बगल में दफनाया जाता है जहाँ पर उसकी जिंदगी बदली थी। साथ ही साथ सभी ने श्रद्धांजलि के तौर पर उसकी कब्र पर सोडा के साथ अलविदा कहा और यहीं पर इस कहानी का भी समापन हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।